ये कहानी धर्मपुर नाम के एक बहुत ही पुराने गांव की है। उस साल गर्मी अपने चरम पर थी। आसमान से धूप नहीं मानो आग के शोले बरस रहे थे। भयंकर लू के थपेड़ों ने गांव के कुएं और तालाब सुखा दिए थे। गांव के जो गिने चुने अमीर लोग थे वो अपने बड़े बड़े पक्के मकानों में पंखे और कूलर की ठंडी हवा के नीचे आराम से दिन बिता रहे थे। लेकिन उसी गांव के एक कोने में दीनबंधु नाम के एक बेहद गरीब और सीधे साधे मजदूर की थी। दीनबंधु के परिवार में उसकी धर्मपत्नी यशोदा और लगभग 10-11 साल की एक बहुत ही प्यारी और समझदार बेटी थी जिसका नाम गौरी था। दीनबंधु के पास अपनी कोई खेती या जमीन नहीं थी। वो दिहाड़ी मजदूर था जिसे पूरे गांव में जहां भी काम मिल जाता वो कर लेता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से वो गांव के सबसे अमीर और क्रूर इंसान ठाकुर गजेंद्र सिंह के यहाँ काम कर रहा था। ठाकुर गजेंद्र सिंह गांव का सरपंच भी था और सबसे बड़ा जमींदार भी। उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन थी। वो जनता के सामने तो बहुत दयालु और महान बनने का नाटक करता था, लेकिन अपने खेतों में काम करने वाले अनपढ़ और लाचार मजदूरों का खून चूसता था। सुबह के 6 बज रहे थे, लेकिन सूरज की तपिश अभी से चुभने लगी थी। दीनबंधु अपने फटे हुए कपड़े पहनकर काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। अरे यशोदा, ओ यशोदा, ला मेरा गमछा दे दे, मैं काम पर निकलता हूँ। आज बहुत धूप है, मुझे जल्दी खेत पर पहुँचना होगा। अरे सुनिए, बस 2 मिनट रुक जाइए, मैं चूल्हे पर आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना रही हूँ। एक घूंट चाय पीकर ही जाइएगा, शरीर में थोड़ी ताकत आ जाएगी। अरे नहीं यशोदा, तू तो जानती है ना वो ठाकुर गजेंद्र सिंह कितना क्रूर और पत्थर दिल इंसान है। अगर मैं 2 मिनट भी लेट पहुंचा तो वो आसमान सिर पर उठा लेगा। वो बिना बात के मेरी दिहाड़ी काट लेगा। रहने दे चाहे। हाँ, मैं तो जानती ही हूँ उस जालिम सरपंच को। चलिए, जैसी आपकी मर्जी, जो आपको ठीक लगे। तभी उनकी 10 साल की मासूम बेटी गौरी अपनी पुरानी फ्रॉक पहने दौड़ती हुई पिताजी, मुझे भी पाठशाला स्कूल जाना है। मेरी सारी सहेलियां पढ़ने जाती हैं, उनके पास नई किताबें हैं। मुझे भी पढ़ना है पिताजी, मुझे भी वो पीठ पर टांगने वाला बस्ता दिला दीजिए ना। मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, मैं जानता हूँ तेरा पढ़ने का बहुत मन है, लेकिन अभी हमारे घर के हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। मेरी बच्ची, तू तो जानती है ना, हमें तो 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। तेरा ये अभागा पिता अभी बहुत मजबूर है, लेकिन तू याद रखना, मैं हारा नहीं हूँ। मैं दिन रात खून पसीना एक करूँगा, पर मैं तुझे ज़रूर पढ़ाऊँगा। तुझे पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनाऊँगा मेरी बच्ची। सच्ची पिताजी, आप मुझे पढ़ाएंगे? हाँ मेरी बच्ची, अभी तेरे पिता के दिन थोड़े बुरे हैं। तू घर पर रहकर अपनी माँ का हाथ बटाना, उन्हें बिल्कुल परेशान मत करना, और अपनी उन सहेलियों से जाकर कह देना कि इसी साल के अंदर तेरा पिता तुझे पूरे सम्मान के साथ पाठशाला भेजेगा। ये तेरे पिता का तुझसे वादा है। शुक्रिया पिताजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीनबंधु अपनी बेटी को प्यार करके तेज कदमों से ठाकुर गजेंद्र सिंह के खेतों की तरफ निकल पड़ा। खेत बहुत विशाल था। वहां पहले से ही 5-6 मजदूर काम कर रहे थे। ठाकुर गजेंद्र अपनी मखमली कुर्सी पर बैठा अपनी मूंछों पर ताव दे रहा था। मेरे इस खेत में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सब के सब बहुत जबान लड़ाने लगे हैं। बस यही दीनबंधु है जो पूरी तरह से मेरे कब्जे में है। आज तक इस गरीब ने मेरी किसी भी बात का उल्टा जवाब नहीं दिया है। अगर मुझे किसी को ठगना है तो मैं सिर्फ इसी दीनबंधु को ठग सकता हूँ। बाकी मजदूरों को ठगने जाऊंगा तो वो काम छोड़ देंगे। मुझे इस दीनबंधु को रोज ताने मारने होंगे। इसे डराकर अपने जूतों के नीचे दबा कर रखना होगा, वरना ये भी मेरे कब्जे से निकल जाएगा। तभी दीनबंधु हांफता हुआ खेत पर पहुंचा। अरे ओ दीनबंधु, तेरी औकात कैसे हुई इतना लेट आने की? तू भूल गया तू किसके खेत में खड़ा है? इस ठाकुर गजेंद्र सिंह के खेत में। तुझे पता है ना, इस गांव के सारे दरोगा, पुलिस और बड़े बड़े अफसर सब मेरी मुट्ठी में रहते हैं। पूरा गांव मेरे नाम से कांपता है। तू ये बता, तू आज पूरे 7 मिनट लेट कैसे आया? अरे नहीं सरपंच जी, मैं तो एकदम समय पर ही आया हूँ। बल्कि गांव के चौराहे वाली घड़ी के हिसाब से तो मैं 4 मिनट पहले ही आ गया हूँ मालिक। एक जोरदार थप्पड़ मारूंगा ना तो जमीन पर जाकर गिरेगा। मेरे से जबान लड़ाता है? मैं अपनी खुद की सोने की घड़ी देखता हूँ, तेरी वो चौराहे की टूटी घड़ी नहीं देखता। चल जा यहाँ से। और सुन,
जब तक मैं तुझे आवाज न दूं तब तक मेरे सामने आना मत। वो जो पीछे वाले खेत की पूरी फसल खड़ी है ना, उसे अकेले काटना है तुझे। काट कर अच्छे से गट्ठर बनाकर साइड में रखना है, फिर मैं तुझे बताऊंगा कि आगे क्या करना है। जा। सरपंच जी, आज गर्मी बहुत भयंकर है, लू चल रही है। मैं काम तो लगातार करूंगा, लेकिन बीच बीच में जब सांस फूलेगी तो मैं थोड़ा आराम करने के लिए उस पेड़ की छैया यानी छांव के नीचे चला जाया करूंगा। अगर तू गलती से भी उस पेड़ की छांव के नीचे गया तो तेरी खैर नहीं, मैं तेरी दिन भर की दिहाड़ी काट लूंगा। जा, अपना काम कर चुपचाप। दीनबंधु चुपचाप तपती धूप में जाकर फसल काटने लगा। ठाकुर गजेंद्र सिंह सिर्फ दीनबंधु पर ही अपना रौब झाड़ता था, क्योंकि बाकी मजदूर उसकी चालाकी समझते थे। आज से 3-4 महीने पहले की ही बात है। ठाकुर गजेंद्र सिंह ने एक नए मजदूर के पैसे हड़पने की कोशिश की थी। अरे ओ मजदूर, तूने आज बहुत लेट काम किया है, आज तेरी दिहाड़ी में आधी काट लूंगा। बच्चा, मेरी दिहाड़ी काटेगा तू? तू रुक, मैं अभी पुलिस को लेकर आता हूं और तेरे इस पूरे खेत में आग लगाकर खाक कर दूंगा, फिर देखता हूं तू क्या कर लेगा मेरा। उस मजदूर का वो भयानक गुस्सा देखकर ठाकुर गजेंद्र सिंह अंदर तक कांप गया था और हिचकिचाने लगा था। अरे भाई, मैं तो बस तेरे से मजाक कर रहा था। ये ले, अपने पूरे पैसे ले ले भाई। ठाकुर हमेशा पहले आजमाता था। जो गुस्से में जवाब दे देता, ठाकुर उसके मुंह नहीं लगता था, और जो दीनबंधु की तरह सीधा होता वो उसे अपना मोहरा बना लेता था। कलयुग में सीधे लोगों को ही सबसे ज्यादा सताया जाता है। दोपहर के 12 बज गए। गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि चमड़ी जलने लगी थी। बाकी सारे मजदूर पसीने से लथपथ होकर ठाकुर के पास आए। अरे ओ सरपंच जी, लाइए हमारी आधी दिहाड़ी दीजिए, बाहर आग बरस रही है, हम जा रहे हैं घर। अगर हमारा मन हुआ तो हम शाम को 4 बजे वापस आकर काम करेंगे, लाइए पैसे दीजिए। अरे अभी बीच दोपहर में मैं पैसे कैसे दे पाऊंगा? ठीक है, मत दे, हम चारों गवाह हैं, हम जा रहे हैं सीधे पुलिस थाने, तुझे जेल करवाएंगे। ठाकुर डर गया और उसने चुपचाप उन मजदूरों को पैसे दे दिए। वो सब चले गए। अब उस विशाल खेत में भयंकर धूप के बीच सिर्फ दीनबंधु अकेला बचा था। ठाकुर गजेंद्र सिंह, सुनो दीनबंधु, अगर तूने आज अकेले अच्छे से काम नहीं किया तो मैं तेरे सारे के सारे पैसे काट लूंगा। और तू तो जानता ही है कि जो सरकार की तरफ से हर 2 महीने में गरीबों को मुफ्त राशन मिलता है, वो राशन मेरे ही गोदाम में आकर जमा होता है, उसके बाद ही मैं पूरे गांव को बांटता हूं। सुन ले, अगर तूने मेरे से 2 बात भी ऊपर नीचे कही तो वो राशन मैं तुझे दूंगा ही नहीं, और तेरे पास कोई सबूत नहीं है कि तू सरकार को जवाब दे पाए। सरपंच जी, आप हमेशा ही मुझे ये सब ताने मारते हैं, मैं तो आपका काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं ना। और वैसे भी वो सरकार की तरफ से जो हम गरीबों के लिए राशन आता है, उसी की बदौलत तो आज हम सब जिंदा हैं। अच्छा, तू मुझे ताना मार रहा है, तू उस राशन के बदौलत जिंदा है। भूल गया वो दिन जब तू दाने दाने को मोहताज था और पूरे गांव में भटकता था, तुझे पूरे गांव में कहीं काम नहीं मिलता था। वो तो मेरा शुक्र करके मैंने तुझे अपने खेत में काम दिया है। और सुन, अगर आज के बाद ज्यादा जबान चलाई ना तो वो 2 महीने वाला राशन मैं हमेशा के लिए काट दूंगा। चल निकल यहां से, चुपचाप अपना काम कर, मुझे परेशान मत करना, मैं जा रहा हूं अपनी कुर्सी पर आराम करने। ठाकुर अपनी छांव में चला गया और सो गया। दीनबंधु कड़कड़ाती धूप में लू के थपेड़ों के बीच फसल काटता रहा। खेत बहुत ही विशाल था। फसल काटते काटते दीनबंधु का गला प्यास से कांटे की तरह सूख गया था। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। दोपहर ढलने लगी थी। दीनबंधु ने देखा कि सरपंच जी अपनी कुर्सी पर आंखें बंद करके गहरी नींद में सो रहे हैं। दीनबंधु को लगा कि अगर उसने पानी नहीं पिया तो वो मर जाएगा। सरपंच जी तो सो रहे हैं, क्यों ना मैं जाकर थोड़ा सा पानी पी लूं, बहुत ही तेज प्यास लग रही है। दीनबंधु चुपके से गया। वहां साइड में एक पुराना हाथ से चलने वाला नल यानी हैंड पंप लगा हुआ था। दीनबंधु ने उस नल को चलाया, उसमें से पानी निकाला और पास रखे एक ग्लास में भरकर गट गट पीने लगा। पानी पीते ही उसकी जान में जान आई। लेकिन अचानक नल चलने की आवाज से ठाकुर गजेंद्र सिंह की नींद खुल गई। अरे ओ नीच, तेरी ये हिम्मत, तूने मेरे इस शाही नल से पानी पिया? तू जानता नहीं है कि ये शाही नल मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है? ये मेरे पुश्तैनी जमाने का नल है। आज तक मैंने किसी मजदूर को इसका पानी नहीं पीने दिया और तूने इसे जूठा कर दिया। अब इसकी सजा ये है कि तुझे आज पूरे दिन भर की दिहाड़ी नहीं मिलेगी। तूने मुझसे बिना पूछे मेरे इस अनमोल नल को हाथ कैसे लगाया? अरे सरपंच जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं?
आज सुबह ही तो मैंने देखा था, जो बाकी मजदूर काम कर रहे थे वो भी तो इसी नल से पानी पी रहे थे। तब तो आपने उन्हें कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? जा, आज तुझे दिन भर की एक भी दिहाड़ी नहीं दूंगा। जो मर्जी करना है कर ले। तू जानता है मैं गांव का सरपंच हूं, पुलिस मेरी मुट्ठी में है। तुझे पूरे गांव में कहीं काम नहीं दिलवाऊंगा। तेरा परिवार भूखा मर जाएगा। और वो सरकार की तरफ से जो राशन आता है ना, वो भी तुझे नहीं दूंगा। जा, निकल यहां से। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक गरीब आदमी हूं। बस एक घूंट पानी ही तो पिया है मालिक। मैं अभी आपका सारा बचा हुआ काम निपटा देता हूं। अब मैं कभी आपका पानी नहीं पीऊंगा। अब आया ना तू सीधे रास्ते पर। जा, जाकर सारा काम कर। ठाकुर जाकर अपने दफ्तर में बैठ गया। दीनबंधु ने सारा काम खत्म किया और पसीने से लथपथ होकर दफ्तर में आया। सरपंच जी, आपने जितनी भी जगह बताई थी, उन सभी जगहों की फसल को काटकर मैंने अच्छे से गट्ठर बनाकर रख दिया है। आज का मेरा काम पूरा हुआ। कृपा करके मुझे मेरी दिन भर की दिहाड़ी के 400 रुपए दे दीजिए। अरे चल, चुपचाप निकल यहां से। 400 रुपए? उल्टे तू मुझे पूरे 10,000 रुपए वापस देगा क्या? अरे सरपंच जी, ये कौन सा हिसाब लगा रहे हैं आप? मैंने आपके पैसे कब लिए? अच्छा, जो मेरे पूर्वजों के जमाने का कोहिनूर जैसा नल था, तूने उसका पानी कैसे पिया? उस शाही पानी की कीमत पूरे 10,000 रुपए है। अरे सरपंच जी, ऐसा मत बोलिए। मैं एक गरीब आदमी हूं, कहां से लाऊंगा इतने पैसे? जा, निकल यहां से। 1 रुपया नहीं दूंगा तुझे। भाग यहां से। दीनबंधु रोने लगा। ठाकुर मन ही मन सोच रहा था कि मैं चाहता हूं कि ये गरीब मेरे ही यहां काम करे, क्योंकि ये बहुत ईमानदारी से काम करता है। बस ये एक बार गिड़गिड़ाकर बोल दे कि मुझे आधे पैसे ही दे दो, तो मैं इसे दे दूंगा, वरना कल से ये काम पर नहीं आएगा। तभी ठाकुर ने एक चाल चली। सुन, तू वादा कर, अपनी उस इकलौती बेटी की कसम खाकर बोल कि कल से तू मुझसे बिना कुछ पूछे अपने मन से कोई भी काम नहीं करेगा। जब तक मैं ना बोलूं, पानी भी नहीं पिएगा। खेतों में कहां आना जाना है सब मुझसे पूछ कर करेगा। अगर तू कसम खाता है तब मैं तेरे पैसों के बारे में कुछ सोचता हूं। नहीं सरपंच जी, मैं अपनी बेटी की झूठी कसम नहीं खाऊंगा। मैं कल सुबह वक्त पर आ जाऊंगा। मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। ठाकुर ने उसके वो 400 रुपए फेंक कर दे दिए। दीनबंधु उदास मन से बाजार गया। उसने ये बातें गांव में किसी को नहीं बताईं। बाजार से उसने 30 रुपए का आटा लिया, 15 रुपए के आलू लिए, 10 रुपए का दूध लिया और 10 रुपए के अपनी गुड़िया बेटी के लिए कुछ मीठा लिया। 15 रुपए का नहाने धोने का साबुन लिया। कुल मिलाकर 80 रुपए का सामान लेकर वो घर पहुंचा। मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूं, आओ ले लो। यशोदा, ये लो, मैं सारा सामान लेकर आ गया हूं जो तुमने मुझे याद दिलाया था। ठीक है, लाइए। ये सामान तो आ गया। बाकी के जो पैसे बचे हैं वो मैं बचा कर रख लेती हूँ। अपनी बेटी को पाठशाला भी तो भेजना है, उसका पैसा जमा करके रखना है। अरे सुनिए, ये तो सिर्फ 120 रुपए हैं। बाकी के 200 रुपए कहाँ गए? आपकी दिहाड़ी तो 400 की है ना? क्या बताऊं यशोदा, दीनबंधु रोते हुए अपनी पत्नी को सरपंच की सारी काली करतूतें और अत्याचार बता दिए। हे भगवान, आप कहीं और काम पता कीजिए ना। आप कब तक उस जालिम सरपंच के नीचे काम करेंगे? आप तो जानते ही हैं वो कितना खड़ूस और निर्दयी आदमी है। क्या बताऊं यशोदा, गांव में और कोई काम ही नहीं है। जिसके पास अच्छी जमीन है वो खुद का काम कर रहा है। सरपंच तो खड़ूस है ही, बाकी गांव में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसके लिए हमें शहर जाना पड़ेगा। शहर यहाँ से बहुत दूर है, आने जाने का रोज का खर्चा लगेगा। ऊपर से सड़कें इतनी खराब और सुनसान है। हमारी किस्मत में शायद ऐसे ही घुट घुट कर जीना लिखा है। शाम का वक्त था, सबने रूखा सूखा खाना खाया। बहुत स्वादिष्ट है। गौरी उनके पास ही सो गई थी। पति पत्नी जागकर अपनी किस्मत को कोस रहे थे कि कब उनका भाग्य बदलेगा। सुनिए, क्या मैं भी कहीं गांव में काम पता करने जाऊं क्या? नहीं यशोदा, अभी हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं तुम्हें मजदूरी के लिए बाहर भेजूं। चलो इसके बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, सो जाते हैं। जो होगा देखा जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो। अगली सुबह हुई। दीनबंधु फिर काम पर गया।
बाकी मजदूर सुबह 8 से 11 बजे तक काम करते, 12 से 4 बजे तक भयंकर गर्मी में आराम करते और 4 से 7 बजे तक फिर काम करते। वो अपनी 500 रुपए की दिहाड़ी लेकर चले जाते, लेकिन दीनबंधु सरपंच के खौफ से बिना छुट्टी लिए लगातार काम करता था। अरे ओ दीनबंधु सुन, आज तुझे कल से दुगना काम करना पड़ेगा और एकदम तेज रफ्तार में काम करना पड़ेगा। अगर तूने ऐसा किया तो आज मैं तुझे कुछ ज्यादा पैसे दूंगा। सच सरपंच जी, आप मुझे ज्यादा पैसे देंगे ना? 400 की जगह 500 या 600 रुपए देंगे ना? हाँ, मैं तुझे कल से ज्यादा पैसे दूंगा। अब जा, काम पर लग जा, शाम को आकर दिहाड़ी ले लेना। अभी मेरे पास बात करने का टाइम नहीं है। दीनबंधु खुशी खुशी दुगने जोश से काम करने लगा। वो बिना रुके, बिना सांस लिए काम कर रहा था। प्यास से उसकी हालत खराब थी। उसने देखा सरपंच सो रहा है, लेकिन उसे कसम याद थी, सरपंच जी, मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं? ठाकुर गुस्से में उठने ही वाला था कि उसके शैतानी दिमाग में ख्याल आया। उसने अपनी पानी की बोतल दीनबंधु को दे दी। दीनबंधु ने पानी पिया और वापस काम पर लग गया। दीनबंधु पसीने से लथपथ होकर वापस आया। सरपंच जी, आज मैंने आपके कहे अनुसार सारा काम कर दिया है, बल्कि थोड़ा ज्यादा ही किया है। मैंने एक बार भी सांस नहीं ली। मुझे बाथरूम लगा था, मैं वहां तक नहीं गया। अब आप मेरे पैसे दे दीजिए, मैं घर जाकर थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगा। आज शरीर में बहुत गर्मी लग रही है। सुन, मैंने कहा था ना कि मैं तुझे कल से ज्यादा पैसे दूंगा। ये बात तो सच है, लेकिन आज मैं तेरे 200 रुपए काटूंगा। पूछ क्यों? क्योंकि जो बोतल का पानी मैंने तुझे आज पिलाया था वो कोई मामूली पानी नहीं था, वो मेरा स्पेशल विदेशी पानी था जो मैंने विदेश से मंगवाया था। मैं उसके पैसे तो काटूंगा, लेकिन चूंकि मैंने वादा किया था कि कल से ज्यादा पैसे दूंगा, तो सुन, कल मैंने तुझे 200 रुपए दिए थे ना, आज मैं तुझे 201 रुपए दूंगा। हो गए ना कल से ज्यादा पैसे? नहीं सरपंच जी, आप मेरे साथ ऐसा धोखा मत करिए, आपको पाप लगेगा सरपंच जी। भगवान से डरो, आज मैंने इतना ज्यादा काम किया और आपने मेरे साथ ये धोखा किया। ठीक है, मैं धोखा करता हूं ना, तो मत कर मेरे यहाँ काम, जा कहीं और काम ढूंढ ले। तुम अनपढ़ गंवार गरीबों को कहीं और काम मिलेगा भी नहीं, खुद की जमीन तो है नहीं तुम्हारी, जा कर ले जो करना है। दीनबंधु एकदम शांत और उदास हो गया। उसने रोते हुए वो 201 रुपए लिए और घर की तरफ चल दिया। गरीब दीनबंधु पर ठाकुर गजेंद्र सिंह के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। कभी वो उसे पूरी दिहाड़ी नहीं देता, तो कभी विदेशी पानी के नाम पर उसके पैसे काट लेता। गर्मी का मौसम अपने पूरे कहर पर था। दीनबंधु पसीने में नहाया हुआ लू के थपेड़ों के बीच बस अपने परिवार का पेट पालने के लिए ये सब सह रहा था। एक दिन ठाकुर गजेंद्र सिंह अपने दफ्तर में बैठा था, तभी उसका सबसे खास और चालाक आदमी यानी भैरो वहां आया। सरपंच जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस पूरे गांव की 70% जमीन पहले ही आपके नाम पर हो चुकी है। अगर आप धीरे धीरे करके बाकी बचे हुए लोगों की जमीन पर भी कब्जा कर लेंगे तो ये पूरा का पूरा गांव आपके नाम हो जाएगा। आप इस गांव के राजा बन जाएंगे। बात तो तू पते की कर रहा है भैरो, लेकिन अब कब्जा किया कैसे जाए? गांव वाले अब होशियार हो गए हैं। अरे सरपंच जी, वो जो दीनबंधु है ना, जो आपके खेतों में कुत्ते की तरह काम करता है, उसकी जमीन हड़प लीजिए। भले ही उसका घर छोटा है, लेकिन उसके आसपास की जो खाली जमीन है वो बहुत ही मूल्यवान और कीमती है। वो सब तो ठीक है भैरो, लेकिन इस गरीब की जमीन को हड़पा कैसे जाए? कोई तरकीब है तेरे पास? बिल्कुल है सरपंच जी, मेरे दिमाग में एक बहुत ही बड़ी योजना है। सुनिए, शहर से मैंने एक बहुत ही खतरनाक रसायन, केमिकल यानी जहर मंगवाया है। हम उस दवाई को मिठाई के डब्बे में मिला देंगे और उस दीनबंधु को खिला देंगे। मिठाई? लेकिन इसमें मिठाई देने का क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अरे सरपंच जी, आप उसे बुलाकर कहना कि आज आपके घर में एक पोती यानी छोटी बच्ची ने जन्म लिया है। उसी खुशी में आप उसकी दिहाड़ी 1000 रुपये बढ़ा रहे हैं और ये मिठाई का डब्बा दे रहे हैं। इस दवाई में ऐसा खतरनाक जहर है कि जो भी इसे खाएगा उसके पेट में भयंकर दर्द होगा, शरीर आग की तरह तपने लगेगा और वो तड़पने लगेगा। जब उसका पूरा परिवार मौत के मुंह में होगा, तब हम उससे जमीन के कागजों पर अंगूठा लगवा लेंगे, और अगर उसने अंगूठा नहीं लगाया तो वो सब तड़प तड़प कर उसी रात मर जाएंगे। वाह भैरव वाह, तूने तो कमाल का दिमाग लगाया है। जा जल्दी से एक बढ़िया सा मिठाई का डब्बा लेकर आ। शाम के वक्त जब दीनबंधु काम खत्म करके जाने लगा तो सरपंच ने उसे अपने दफ्तर में बुलाया। आओ दीनबंधु आओ, आज तुम्हारी जल्दी छुट्टी हो गई है। और सुनो, ये लो, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे घर में मेरी बहू ने एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। उसी पोती के जन्म की खुशी में मैं तुम्हें ये मिठाई का डब्बा दे रहा हूँ।
जाओ जाकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी ये मिठाई खाना। अरे सरपंच जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपकी पोती को लंबी उम्र दे। आज आपने इस गरीब का दिल खुश कर दिया। दीनबंधु खुशी खुशी और मिठाई का डब्बा लेकर घर पहुंचा। उसने यशोदा और गौरी को सारी बात बताई। कई महीनों बाद घर में इतनी खुशी आई थी। तीनों ने पेट भरकर वो स्वादिष्ट मिठाई खाई और खुशी खुशी सो गए। हाँ, ये रौनक ही कुछ और है। पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उफ, बर्दाश्त नहीं हो रहा। मम्मी, पापा, दर्द। लेकिन आधी रात होते ही जहर ने हे अपना असर भगवान, दिखाना शुरू कर मेरे दिया। पेट में पूरा भी परिवार ऐसा जमीन पर दर्द गिरकर क्यों उठ तड़प रहा रहा है? था। दर्द बर्दाश्त के बाहर था। ठीक उसी वक्त रात के अंधेरे में झोपड़ी का दरवाजा खुला। सामने ठाकुर गजेंद्र सिंह और उसका आदमी भैरों खड़े थे। उनके हाथों में जमीन के कागजात थे। ठाकुर गजेंद्र सिंह, क्यों दीनबंधु, मिठाई का स्वाद कैसा लगा? बहुत मीठा था ना? अब मेरी बात ध्यान से सुन। चुपचाप अपनी जमीन के इन कागजों पर अपना अंगूठा और हस्ताक्षर यानी साइन कर दे, वरना तुम्हारा पेट ऐसे ही दर्द होता रहेगा और इसी वक्त तुम तीनों इस दुनिया को अलविदा कह दोगे। अगर तूने अंगूठा नहीं लगाया तो सुबह तक तुम्हारी लाशें ही मिलेंगी और तेरे पास कोई सबूत भी नहीं है कि इसके पीछे हमारा हाथ है। तू किसी को बता भी नहीं पाएगा। नहीं सरपंच जी, आपने बहुत ही गलत किया। आपने हम गरीबों की पीठ में छुरा घोंपा है। हैरो, ठीक है सरपंच जी, हम जा रहे हैं। इन्हें ऐसे ही तड़पने दीजिए। वैसे भी इनके पास कोई पैसा या इलाज तो है नहीं। सुनिए जी, अपनी बेटी गौरी की तरफ देखिए, वो कैसे दर्द से छटपटा रही है। हम अपनी बच्ची को अपनी आंखों के सामने ऐसे मरते हुए नहीं देख सकते। आप अंगूठा लगा दीजिए जी। हमें जमीन नहीं चाहिए, हमें हमारी बेटी चाहिए। दीनबंधु के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। उसने अपनी तड़पती हुई बेटी को देखा और रोते ये हुए रहा जमीन के कागज, उन कागजों अब पर अंगूठा अपना लगाओ। अंगूठा लगा दिया। नहीं, ऐसा मत करो। हमारी जमीन मत छीनो। अब हुई ना समझदारी वाली बात। भैरो, दे दे इसे वो दवाई। ये ले, इस दवाई को पी लो। आधे घंटे में सब ठीक हो जाओगे और कल सुबह होते ही ये घर खाली कर देना। दवाई पीते ही आधे घंटे में उनका दर्द तो खत्म हो गया, लेकिन उनका सब कुछ लुट चुका था। अगली सुबह होते ही सरपंच अपने आदमियों के साथ आया और उन्हें धक्के मारकर जबरदस्ती उनके पुश्तैनी घर से निकाल दिया। दीनबंधु, यशोदा और गौरी रोते हुए खाली हाथ गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। उनका कोई ठिकाना नहीं था। सुनिए जी, खाली हाथ इस जंगल में मरने से अच्छा है कि हम मेरे पिताजी के घर चलें। वो बूढ़े जरूर हो गए हैं, लेकिन उनके पास एक छोटी सी झोपड़ी है जहां हम कुछ दिनों तक छुप कर रह सकते हैं। बाद में आप कोई काम देख लीजिएगा। वो तीनों यशोदा के बूढ़े पिता के घर पहुंचे। पिता ने जब उनकी ये हालत देखी तो वो हैरान रह गए। अरे मेरी बच्ची, अचानक से ये सब क्या हो गया? रो मत बेटी। तो क्या हुआ अगर तुम्हारी जमीन चली गई? मैं हूं ना, मैं बूढ़ा भले हो गया हूं, लेकिन अभी मेरे अंदर एक बाप जिंदा है। मैं तुम्हें भूखा नहीं मरने दूंगा। मेरी वो जो छोटी सी सुपारी की दुकान है, हम उसी से गुजारा कर लेंगे। पिताजी, लेकिन हम ऐसे खाली हाथ बैठकर उस सरपंच को हजम नहीं कर सकते। उसने धोखा किया है। कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे उस जालिम सरपंच को सजा मिल सके और वो किसी और गरीब को ना लूट सके। हाँ बेटी, एक रास्ता है। शहर में जो बड़े मंत्री जी रहते हैं, तुम उनके पास जाओ। वहां जाकर इस सरपंच की शिकायत दर्ज करो, क्योंकि ये सरपंच लोगों के सामने बहुत अच्छा बनता है और पीठ पीछे गरीबों का खून चूसता है। दामाद जी, आप कल ही शहर जाइए। ये लीजिए 1500 रुपए। ये आपके शहर जाने आने और किराए के काम आएंगे। अगले दिन दीनबंधु शहर पहुंचा। वो शहर की चौड़ी सड़कों से होता हुआ मंत्री जी के बड़े से बंगले पर पहुंचा, लेकिन बाहर खड़े गार्ड ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। गार्ड, अरे ओ भिखारी, कहाँ जा रहा है अंदर? मंत्री जी ने मिलने से मना किया है, चल बाहर निकल यहाँ से। दीनबंधु वहीं गेट के बाहर खड़ा रहा। तभी एक लंबी सी कार आकर गेट पर रुकी। गार्ड ने दीनबंधु को धक्का दिया। गार्ड, ए साइड हट जा, मंत्री जी के बेटे का आने का समय हो गया है, रास्ता छोड़। कार में से मंत्री जी का बेटा अर्जुन बाहर निकला। अर्जुन बहुत ही सीधा, ईमानदार और समझदार नौजवान था। दीनबंधु दौड़कर उसकी कार के पास गया। मालिक, ओ मालिक, मेरी बात सुन लीजिए। मैं बहुत दूर गांव से आया हूँ, मुझे मंत्री जी से बात करनी है। मेरा सब कुछ लुट गया है मालिक। तुझे एक बार में समझ नहीं आता? पीछे हट। रुको गार्ड, इसे मत मारो। हाँ भाई, बताओ तुम कहाँ से आए हो और क्या समस्या है? दीनबंधु ने रो रोकर धर्मपुर गांव के ठाकुर गजेंद्र सिंह की सारी खौफनाक कहानी अर्जुन को बता दी। ये तो बहुत भयानक बात है। तुम यहीं रुको, मैं अभी अपने पिताजी से बात करके आता हूँ। अर्जुन अंदर गया और अपने पिता मंत्री जी को सारी बात बताई, लेकिन मंत्री जी को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। अरे नहीं अर्जुन,
वो गजेंद्र सिंह तो मेरी जान पहचान का है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो ऐसा घिनौना काम कर ही नहीं सकता। मैं तो उस पर आंख बंद करके भरोसा करता हूँ। उसी के हाथों मैं गांव वालों के लिए मुफ्त का अनाज और राशन भिजवाता हूँ। ये मजदूर जरूर झूठ बोल रहा है। ठीक है पिताजी, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं खुद इस बात की सच्चाई का पता लगाऊंगा। वो दीन बंधु के साथ ठाकुर गजेंद्र सिंह के खेत पर पहुंचे। अरे दीन बंधु, तू फिर आ गया मुंह उठाकर, और ये किसे साथ ले आया है तू? मालिक, ये मेरा मुंह बोला भाई है जो बगल के गांव में रहता है। इसे भी काम की बहुत सख्त जरूरत है। हम दोनों मिलकर आपका काम कर देंगे मालिक। ये तो तुझसे बहुत अलग दिख रहा है। कितने साल का है ये? मालिक, ये अभी 22-23 साल का है। वाह, एक से भले दो। अब मैं इन दोनों से जानवरों की तरह काम करवाऊंगा। जहां मैं एक आदमी को 400 रुपए देता था, अब 400 रुपए में ही इन दोनों को निपटा दूंगा। इनकी गलतियां निकालूंगा और इनके पैसे हड़प लूंगा। क्या तेरे इस भाई की भी कोई जमीन है बगल के गांव में? अर्जुन: हाँ सरपंच जी, मेरी जमीन पर 2-3 पक्के घर बने हुए हैं, लेकिन वहां कोई रहता नहीं है। मेरी बस एक छोटी सी बहन है। अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है। जब शादी करूंगा तब वो घर भर जाएगा। ये सुनते ही सरपंच की आंखें लालच से चमक उठी। उसने सोच लिया कि वो अर्जुन की जमीन भी हड़प लेगा। पहले दिन सरपंच ने दोनों को पूरे पैसे दिए ताकि उन्हें भरोसा हो जाए। लेकिन अगले ही दिन से सरपंच ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने दोनों को दिन भर धूप में काम करवाया और शाम को सिर्फ 400 रुपए थमा दिए। तीसरे दिन भयंकर धूप थी। सरपंच ने उन दोनों से कहा कि आज उन्हें बिना खाए पिए लगातार काम करना होगा। सुनो रे मजदूरों, ये ठंडा पानी है, जिसे पीना है पी सकता है। ये पानी बिल्कुल मुफ्त है। अर्जुन ने जैसे ही वो पानी पिया, सरपंच जोर से हंसने लगा। पानी तो मुफ्त था मेरे भाई, लेकिन इस पानी को शहर तक यहाँ तक मंगवाने का जो किराया भाड़ा है वो पूरे 400 रुपए है। अब ये 400 रुपए मैं तेरी रोज की दिहाड़ी में से काटूंगा। नरेटर: सरपंच हर रोज ऐसे ही गरीबों का खून चूसता था, लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि अर्जुन ने अपनी जेब में रखे मोबाइल फोन से सरपंच की हर एक चाल, हर एक धमकी और सारी काली करतूतों का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। कुछ ही दिनों बाद वो दिन आ गया जब मंत्री जी की तरफ से गांव वालों के लिए मुफ्त राशन आया था। सरपंच ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और राशन बांटना शुरू किया। वो अपने जान पहचान वालों को तो राशन दे रहा था, लेकिन जब दीन बंधु और कुछ अन्य गरीब लोगों की बारी आई तो सरपंच ने उनका राशन देने से साफ मना कर दिया। चल भाग यहाँ से दीन बंधु, तेरे लिए कोई राशन नहीं है। तूने मेरा कहा नहीं माना था ना, अब मैं तुझे अनाज का एक दाना नहीं दूंगा। जा बाद में कभी आना। सरपंच जी, ऐसा मत करिए, ये तो मंत्री जी का भेजा हुआ मुफ्त राशन है, इस पर तो हम गरीबों का हक है। बस बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक ठाकुर गजेंद्र सिंह। मैं कोई गरीब मजदूर नहीं, मैं इस राज्य के मंत्री का इकलौता बेटा अर्जुन हूँ। और तुम्हारी ये सारी घिनौनी करतूतें, तुम्हारा ये अत्याचार और तुम्हारी ये लालची नीयत, सब कुछ मेरे इस मोबाइल की वीडियो में रिकॉर्ड हो चुकी है। अब इस पूरे गांव और दुनिया के सामने तुम्हारी हकीकत का पर्दाफाश होगा। तू मंत्री का बेटा है? जा जा, किसी और को बेवकूफ बनाना, मुझे उल्लू मत बना। सोच रहा है कि तू झूठ बोलेगा और मैं डर जाऊंगा? अरे मैंने इस दीन बंधु की जमीन हथियाई है, मैंने इस पर अत्याचार किए हैं, पर तू मेरा क्या उखाड़ देगा? नरेटर: अर्जुन ने तुरंत अपना फोन निकाला और वो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग अपने पिता मंत्री जी को भेज दी। वीडियो देखते ही मंत्री जी के होश उड़ गए। महज 2-3 घंटे के भीतर ही और खुद मंत्री जी गांव पहुंच गए। मंत्री जी ने आते ही पुलिस को हुक्म दिया, गिरफ्तार कर लो इस हैवान को। ये गरीबों पर अत्याचार करता था, उनकी जमीनें लूटता था, इसे हथकड़ियां पहनाओ। और उस जालिम सरपंच को उम्र कैद की सजा हो गई। वो हमेशा के लिए काल कोठरी में सड़ने चला गया। दीन बंधु जी, आज आपके हौसले और सच्चाई की वजह से इतने निर्दयी और कठोर जमींदार का पर्दाफाश हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन बाबू, लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश है। आप देख सकते हैं कि सरपंच के नाम पर जितनी भी जमीनें हैं वो सब उसने धोखे से हड़पी है। मेरी प्रार्थना है कि जिस जिस गरीब की वो जमीन थी उसे वो वापस लौटा दी जाए। मंत्री जी ने तुरंत आदेश दिया और गांव के सभी गरीबों को उनकी जमीनें वापस मिल गईं। सरपंच की जो अपनी खुद की विशाल हवेली और खेत थे वो दीन बंधु के नाम कर दिए गए। सरपंच के घर वाले शर्म के मारे शहर भाग गए। मंत्री जी ने दीन बंधु की ईमानदारी देखकर उसे गांव का नया सरपंच घोषित कर दिया। दीन बंधु, ये लो पूरे 50 लाख रुपए का चेक। इस पैसे से गांव के हर एक जरूरतमंद की मदद करना, जो सड़कें खराब हैं उन्हें बनवाना, और याद रखना गांव वालों से तुमने जो अच्छे दिन का वादा किया है उससे कभी मुकरना मत। समय समय पर हम तुम्हें और भी पैसे भेजते रहेंगे। नरेटर: दीन बंधु ने हाथ जोड़कर वो पैसे स्वीकार किए। अब सारा मुफ्त राशन सीधे दीन बंधु के हाथों से गरीबों को मिलने लगा। गौरी अब बहुत बड़े स्कूल में पढ़ने लगी थी। अब पूरा गांव बिना किसी डर और खौफ के आज़ादी और खुशी खुशी से अपना जीवन बिताने लगा।
दोस्तों आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मेरे YouTube पे 20,000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो गए हैं। मैं आपको दिल से शुक्रिया कहता हूँ दोस्तों, ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। बस मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगती है। बस मैं आप सबसे बस 2 बातें करना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि इस पूरे वीडियो में मैंने AI वॉइस का यूज़ किया दोस्तों। आप लोगों ने जितना भी आवाज़ सुना वो AI वॉइस थी। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि दोस्तों ये आपने पूरा वीडियो देखा, ये मैंने अकेले ने बनाया। बस मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ जगह पे कोई गलती होगी मेरे से, जैसे कि कोई अकेला कोई काम करता है ना, तो कुछ डायलॉग वगैरह में, एनिमेशन वगैरह में कुछ भूल जाना या कुछ मिस्टेक हो जाना। बस मैं आप लोगों से यही पूछता हूँ, बस आप लोग स्टोरी वगैरह देखते हो तो आप लोग मेरे को इतना बता देना कि इस वीडियो में मैंने कैसा अच्छा वीडियो बनाया या फिर कुछ मिस्टेक वगैरह, ताकि मैं उसको सुधार सकूँ और भी अच्छे से बना सकूँ दोस्तों। बस आप लोग इतना कर देना, वीडियो में बस इतना बता देना कि दोस्तों वीडियो में कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है और कैसा बना है वीडियो। धन्यवाद।